भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2023 में, उससे पूर्ववर्ती सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त थी। इनका उद्देश्य क्षेत्र का विकास नहीं करना है, इनका केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। भजन लाल जी के नेतृत्व में इस पूरे प्रदेश में विकास हुआ। गांव, गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, पेयजल की व्यवस्था करने का काम, हर ग्राम पंचायत में 8वीं तक के स्कूल खोलने का काम, एक लक्ष्य निर्धारित करके आधारभूत मजबूती लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जाता है। रिपोर्ट भारत की टीम के साथ आज एक खास शख्सियत मौजूद है जिन्हें राजस्थान की जनता हेमंत भाई साहब के नाम से जानती है। हेमंत जी पूर्व मंत्री और राजस्थान के कद्दावर आदिवासी नेता नंदलाल मीणा जी के सुपुत्र और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में राजस्व मंत्री का बड़ा भार हेमंत मीणा जी के पास है। इनसे बातचीत करेंगे। हेमंत जी, लगातार 2.5 वर्ष का समय भजनलाल सरकार को हो गया, बड़े दावे राजस्थान में जनता चुनाव के दौरान किए थे। आप किस तरह मानते हैं 2.5 वर्ष का समय राजस्थान की जनता के लिए कैसा रहा और किस तरह का काम राजस्थान की सरकार धरातल पर राजस्थान में कर पाई? जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2023 में, उससे पूर्ववर्ती सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त थी। सब तरफ इस तरह का माहौल था कि स्थिति पूरी प्रदेश की गंभीर थी, परंतु जनमत के माध्यम से भजनलाल जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इन 2.5 सालों में जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस पूरे प्रदेश में विकास हुआ वो एक महत्वपूर्ण है। इसमें राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ का जो MOU हुए हैं और उसका 20 से 25% धरातल पर उतरना और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रथम वर्ष में करना और 25% के आसपास इसकी प्रगति होना और धरातल पर उतरना एक बहुत बड़ा राजस्थान सरकार के माध्यम से और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा ये लक्ष्य प्राप्त किया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश तीव्र गति से विस्तार के साथ साथ भ्रष्टाचार के ऊपर पूरा अंकुश और विकास के नया आयाम स्थापित करेगा। राजस्व मंत्री के रूप में आप सरकार में काम कर रहे हैं। राजस्व एक बहुत बड़ा महकमा होता है। किस तरह के नवाचार आपकी सरकार ने राजस्थान में किए और खासकर चरागाह की बात हो, चरागाह को लेकर लंबे समय राजस्थान में चर्चाएं रही और इस बार सरकार चरागाह को लेकर बहुत गंभीर नज़र भी आ रही। चरागाह को जो मामला आपने बताया है, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये न्यायिक क्षेत्र में है मामला और राज्य सरकार के माध्यम से समय समय पर इस संबंध में कोर्ट में अपने दावे और पेश किए जा रहे हैं और इसके माध्यम से आने वाले समय में जो भी कोर्ट से जो निर्णय आएगा, क्योंकि कई मामले ऐसे पूरे प्रदेश में आए हैं। चरणौट का मामला है जिसमें लोगों के अतिक्रमण हैं, लोग बसे हुए हैं, कई ऐसी भी स्थिति पूरे गांव के गांव बसे हुए, उन सब को करने के लिए जब तक कोर्ट के डायरेक्शन नहीं आए उससे पहले इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते। परंतु इसके माध्यम से राजस्व विभाग में DIL RMP के माध्यम से जो भारत सरकार की जो स्कीम है इसको पूरी तरह से राजस्थान में लागू करके एक किसान को फार्मर ID के माध्यम से उसका ज़मीन क्या स्थिति है, उसके ऑनलाइन क्या है, पूरी तरह से साफ करने का काम और स्पष्ट करने का काम, ताकि जो भूमि विवाद के जो मामले राजस्थान में हो रहे हैं उसमें भयंकर तरीका अच्छे तरीके से गिरावट आएगी और आने वाले समय में राजस्व के जो मामले उलझते हैं उनमें निस्तारण करने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। एक पत्रिका बड़ी चर्चा में रही आपकी, और क्योंकि अब डिजिटल युग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डिजिटल इंडिया पर जोर दे रहे हैं, आपके विभाग में देखा गया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ी तेज़ी से जो डिजिटल है वेबसाइट पे हो, तमाम आजकल काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो किस तरह का नवाचार ये राजस्थान में आपके विभाग द्वारा किया गया? पटवारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से कई ऐसे मामले भ्रष्टाचार के आते हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में इस विभाग में जो भ्रष्टाचार पुराने समय में था उसको क्रमबद्ध तरीके से समाप्त करने का काम, क्योंकि सब
काम ऑनलाइन होने से पटवारियों के यहाँ तहसील में चक्कर काटने का काम उस व्यक्ति जो किसान है, जो व्यापारी है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, उनको नहीं हो और ऑनलाइन के माध्यम से सब काम हो, ये राजस्व विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। पूरे राजस्थान की हमने बात की, आप बड़े नेता आदिवासी क्षेत्र के हैं और वो जो इलाका है, मैंने जब मेरी पहली यात्रा उस इलाके में हुई थी तो देखा था राजस्थान के विभिन्न इलाकों से ज़्यादा विकास से छूता वो इलाका था। एक स्वप्न देखा था आपके पिता ने, वो राजस्थान बड़े कद्दावर नेता रहे, लंबे आदिवासी हितों को लेकर लंबे समय उन्होंने संघर्ष भी किया। प्रतापगढ़ जिला उनके समय में अस्तित्व में आया क्योंकि उनका एक विज़न था कि इस इलाके को मुख्य धारा में जोड़ें और विकास की यात्रा इस इलाके को करवाई जाए। आप किस तरह से देखते हैं, आप 2.5 साल से ज़्यादा का समय भजनलाल सरकार को हो गया और कितने बड़े काम उस आदिवासी क्षेत्र में आप कर पाए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ बड़ा रोजगार का जो विषय है उस इलाके में है। जब जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि सर्वप्रथम उस क्षेत्र जो बिल्कुल पिछड़ा है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की 1977 में भैरू सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और किस प्रकार गांव, गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति को सरकार के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित हो। भैरू सिंह जी ने सबसे पहले हर ग्राम पंचायत में 8वीं तक के स्कूल खोलने का काम, उसके बाद वापस सेकंड बार जब अपनी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, 10वीं तक ग्राम पंचायत का काम, हर स्कूल 10वीं तक ग्राम पंचायत में। साथ में ही पिछली बीजेपी की सरकार ने वहाँ पर हर ग्राम पंचायत में 12वीं के स्कूल खोलने, ताकि किस प्रकार उस क्षेत्र में विकास के, शिक्षा के नए आयाम स्थापित हो। इसी के माध्यम से पूर्व जनजाति मंत्री माननीय नंदलाल जी के नेतृत्व में बालिका शिक्षा और दूरस्थ गांव तक शिक्षा पहुंचे, उसके लिए जनजाति छात्रावासों का निर्माण करने के साथ साथ ही और सभी खेलकूद के खेल हॉस्टल खोलने का काम के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थित। अभी भी जनजाति मंत्री माननीय बाबूलाल जी खराड़ी इस संबंध में जनजाति विभाग के माध्यम से कई वहाँ पर ऐसे काम किए जा रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पे अभी बहुत बड़ी योजना वहाँ चल रही है, माही, जाखम और जयसमंद। माही का पानी जाखम और जाखम से वापस जयसमंद में आके इस पूरा क्षेत्र है जो उदयपुर संभाग का टीएचपी क्षेत्र का क्षेत्र है, उसमें पेयजल की व्यवस्था करने का काम जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प ले रखा है हर घर नल के माध्यम से शुद्ध जल मिले, उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहा है। आज प्रतापगढ़ में, उदयपुर में सब तरफ इस पेयजल की व्यवस्था करने के काम के साथ साथ सभी सड़कों को ठीक करने, विकास के काम, सबसे बड़ा राजस्थान सरकार के माध्यम से वन विभाग की जो समस्याएं हैं, क्योंकि राजस्व अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी कहा है कि वन विभाग के जो पट्टे मिले हैं उनको भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करके, ताकि आने वाले समय में जो वन विभाग में लोग रह रहे हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिल सके, ताकि उनको पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा सबकी सुविधा के माध्यम से ही, क्योंकि आवश्यक रूप से ज़रूरी है। हमारे वहाँ पर उदयपुर संभाग का पूरा एरिया है, इसमें फॉरेस्ट का मामले बहुत है और इसके लिए माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े काम समय समय पे किए जा रहे हैं। रोजगार को लेकर आदिवासी क्षेत्र में बड़ी समस्या है, चाहे पूरे उदयपुर संभाग की बात की जाए, बड़ी इंडस्ट्रियों की दरकार है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, तमाम जगह अलग अलग जगह राइजिंग राजस्थान में बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। क्या उन इलाकों में भी ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई कि बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएँ और वहाँ लोकल स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए? बिल्कुल, इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से, क्योंकि मैं उदयपुर और सलम्बर ज़िले का प्रभारी हूँ, वहाँ पर भी इस संबंध में मीटिंग रख के हमने पहले ही इस बारे में पूरी मीटिंग लेके पूरा किया और साथ में ही कई लोग वहाँ इंडस्ट्री के मामले में भी, होटल व्यवसाय के मामले में भी और अन्य, क्योंकि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आपका ये पूरा एरिया है, ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है और किस प्रकार पर्यटन के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होने के साथ साथ
और भी औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो, इसके लिए सरकार के माध्यम से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और ये प्रताप सर्किट के माध्यम से यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, जिसमें सीता माता आता है, गौतमेश्वर आता है, आपके उदयपुर के कई ऐसे हैं, प्रताप जन्मस्थली आता है, इनके माध्यम से पूरे इस क्षेत्र का एक नया प्रताप सर्किट के माध्यम से विकास के काम किए जा रहे हैं। प्रताप सर्किट की और आपने पर्यटन की बात की, आदिवासी क्षेत्र में जैसे प्रतापगढ़ की हम बात करें तो सीता माता वन सेंचुरी है, जाखम डैम है, और क्योंकि महाराणा प्रताप की कर्म भूमि वो इलाका रहा है, भील प्रदेश भील बाहुल्य इलाका वो माना जाता था और संघर्ष की भूमि है। ऐसे में पर्यटकों को वहाँ बुलाने और सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सरकार किस तरह का काम कर रही है और किस तरह के प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है? अभी ये प्रताप सर्किट के माध्यम से ये उदयपुर के जो भी प्राचीन स्थल हैं, महाराणा प्रताप के साथ इसमें गोगुंदा में, और यहाँ पर साथ में ये सीता माता वन्य अभ्यारण्य, क्योंकि यहाँ पर अति दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ साथ वहाँ पर उड़न गिलहरी है, और उसको देखने के लिए कई लोग आते हैं, बाहर से विदेशी लोग भी आते हैं। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के माध्यम से, क्योंकि इसमें 100 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, और इसके माध्यम से ज़्यादा सुविधा देके पर्यटनों को बढ़ाने का काम राजस्थान सरकार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। जब भी उदयपुर संभाग की चर्चा होती है या आदिवासी क्षेत्र की चर्चा होती है तो अभी एक राजनीतिक रूप से चर्चा की जाए तो बीएपी एक राजनीतिक दल है जो लगातार इस तरह के दावे करता है कि धरातल पर उतना काम नहीं हो पाया जिससे आदिवासी क्षेत्र है वो विकास से वंचित रह गया। आप किस तरह से देखते हैं? अलग से भील प्रदेश की भी मांग करते हैं, वो किस तरह से देखते हैं उस पूरे? आपको मैं बता दूं, ये जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, और इनका कोई उद्देश्य ध्येय नहीं है, इनका केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। और इसी के माध्यम, क्योंकि इनका खुद एमएलए 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते स्पष्ट रूप से पकड़ाया। इनका उद्देश्य क्षेत्र का विकास नहीं करना है, क्षेत्र में जातिवाद का वैमनस्य फैलाना और जातिगत जहर घोल के राजनीतिक फायदा उठाने के अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जहाँ जहाँ ये जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर आप जाके देखिए क्या स्थिति है। वहाँ कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, केवल और केवल दोनों जातियां, 4 जातियां, जो भी जातियां हैं उनमें वैमनस्य फैला के राजनीतिक फ़ायदा उठाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में ये चीज़ बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी इस क्षेत्र की बात नहीं करूँ, पूरे हिंदुस्तान के लिए भगवान बिरसा मुंडा जनजाति उत्कृष्ट गांव योजना शुरू की है, जिसमें प्रत्येक राजस्व गांव में अलग से पैसे देने का काम पूरे भारत में किया जा रहा है, जिसमें 89,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दी है। और भी अन्य जो पेयजल की समस्या है, इनका समाधान के लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था करने का काम भारत सरकार और राजस्थान सरकार के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, क्योंकि एक लक्ष्य निर्धारित करके आधारभूत मजबूती लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जाता है। काफ़ी राजनीतिक चर्चा हो गई, अब कुछ ऐसी चर्चा करते हैं जो जनता जानना चाहती है आपके बारे में, क्योंकि हेमंत मीना की जब भी चर्चा होती है तो बड़ी ईमानदारी और सौम्य और सॉफ्ट व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान है, और उसके विपरीत नंदलाल जी से जब हम मिलते थे वो बड़े सख्त और ईमानदारी, बड़े बोल्ड अंदाज में लोगों से मिलते थे। राजनीतिक प्रेरणा और पारिवारिक पृष्ठभूमि या परवरिश कैसी रही है आपकी, और राजनीतिक प्रेरणा किसे मानते हैं और किस तरह के दायित्वों का निर्वहन राजनीति में रहते हुए करना चाह रहे हैं? आपको मैं बता दूं, प्रेरणा के मामले में तो मेरे पिता के अलावा कोई नहीं है, उनसे ही शुरुआत हुई। क्योंकि मैं जब मेरा जन्म हुआ 1979 में, उस समय मेरे पिताजी राजस्थान सरकार में मंत्री थे, और उस समय से ही बचपन से देखता आ रहा हूँ किस प्रकार लोगों की सेवा करने का ध्येय, किस प्रकार हम अपने घर पे आए हुए व्यक्ति का सम्मान करना के साथ साथ उसको उचित मार्गदर्शन देने के साथ उसके काम करना, और जिस प्रकार पूरे क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय पूर्व
नंदलाल जी मीणा ने, जो पूरे एसटी समाज के लिए शिक्षा की जो अलग जगह है। क्योंकि आपको मैं जानकारी दे दूं, जब 1962 में हाई सेकेंडरी स्कूल से पापा ने, जब उस समय हाई सेकेंडरी होती थी 11वीं, उस समय जब पास किया, उस समय प्रतापगढ़ में केवल एक हॉस्टल था। पर आज ये स्थिति है कि आप प्रतापगढ़ में ही 52 हॉस्टल बन चुके हैं और निरंतर जनजाति विभाग के माध्यम से अन्य प्रस्ताव आके शिक्षा के अलग, और पूरे उदयपुर संभाग में हर जगह शिक्षा के अलग जगाने के लिए हॉस्टल खोलने का काम, ये सब करने का काम के पीछे उनका लक्ष्य यही था कि अगर समाज को अगर शक्तिशाली बनाना है तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आए, शिक्षा की अलग जगह इस क्षेत्र में, ताकि व्यक्ति अपना पराया समझ सके, अपना अच्छा बुरा समझ सके, और जो परंपरागत मामले थे वो समाप्त हो और एक नई शिक्षा की हो। ये प्रेरणा तो बचपन से ही वहाँ सामने पूरा, वो 4 बार मंत्री रहे, व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार करना, किस प्रकार सार्वजनिक हित के काम, पेयजल की व्यवस्था करना, लाइटों की व्यवस्था, सब काम उनके भी माध्यम से। और अभी जो क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान सरकार में के माध्यम से हुआ है, जो लाइटों की व्यवस्था करने का, आपको विश्वास दिला दूं मैं, वहाँ पर ज़िले में ही 132 केवी के तीन जीएसएस आ चुके। प्रतापगढ़ में है, छोटी सादड़ी में है, इधर दरियावत साइड है। मजबूती से शिक्षा अपने विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम भी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब अपने घर की बात होती है तो मेरे को उन्होंने एक ही बात कही कि अपने घर से कोई व्यक्ति निराश नहीं जाना चाहिए, कोई भी आए उसका समाधान करो, समाधान नहीं हो तो एक ठंडा पानी पिलाओ, परंतु उसको संतुष्ट करके बैठने का काम अपने को करना है। और उन्हीं की प्रेरणा से आज पार्टी संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया और मंत्रिमंडल में स्थान देने का काम भी किया है। आने वाले समय में किस प्रकार उस क्षेत्र में समस्याओं का समाधान के साथ साथ पार्टी के नेतृत्व में काम करके अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैं नंदलाल जी से जब पहली बार मिला था तो मैंने देखा था वो एक जनसुनवाई कर रहे थे आपके निजी निवास पर। जब पहली बार मेरा प्रतापगढ़ जाना हुआ था तो एक छोटे बच्चे से उन्होंने नाम पूछा, फिर उनके पिता का नाम बताया, फिर उनके दादाजी का नाम बताया। तो वहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो वो बताते थे कि नंदलाल जी को वोटर लिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक एक परिवार की जो डेटा है वो उनके दिमाग में था। आपका जुड़ाव भी क्या उसी तरह अपने पिता की तरह उस इलाके में, और क्या उतना ही प्रेम जनता का आपको मिल रहा है? उनका जो परिश्रम है वो परिश्रम की पराकाष्ठा है और अभी हमारी शुरुआत है। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो अनुभव हैं, उनका प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति से, बच्चे से उनका व्यवहार एक प्रेरणा है। और इसी के माध्यम से मैं भी उनसे प्रेरणा लेके आने वाले समय में किस प्रकार कार्यकर्ता के हृदय में अपना स्थान स्थापित करने के साथ साथ उस क्षेत्र में एक स्पष्ट छवि भी निर्धारित हो, ये काम करेंगे। नंदलाल जी को जो व्यक्ति जानते थे उनकी एक दबंग पृष्ठभूमि थी, वो गलत काम देखते ही व्यक्ति को डांट देते थे। कभी आपको डांट पड़ी नंदलाल जी से, और ऐसा कोई किस्सा जिसका जिक्र हम हमारे दर्शक जूद पड़े डांट पड़ने की तो बात छोड़ो आप, गलत का मतलब गलत। चाहे मेरा बेटा हो, उनके सीधा सिद्धांत था, चाहे कोई भी हो, गलत है उसको स्पष्ट रूप से उसी समय सबके सामने साफ कहना कि ये गलत है और ये नहीं होगा। और तो इसीलिए तो एक ही विधानसभा से निरंतर 7-8 बार जीतना सामान्य बात नहीं है। स्पष्टवादिता, ईमानदारी और बिल्कुल व्यवस्थित व्यवहार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के माध्यम से एक लंबा राजनीतिक जीवन, क्योंकि उन्होंने पहला चुनाव 1972 में लड़ा था और 2018 तक वो निरंतर संगठन में और
सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका समय समय पर निभाते रहे। ऐसा कोई निजी किस्सा, व्यक्तिगत किस्सा जिसका हमारे दर्शकों से आप जिक्र करना चाहें अपने पिता के साथ, ऐसा कोई निजी किस्सा जिसको जनता भी जानना चाहती है? निजी किस्से तो बहुत है, फिर भी परंतु कोई एक बात यही है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। घर पे जब पापा जनजाति मंत्री थे, घर पे 4-5 कट्टर कांग्रेसी आए और उन्होंने उनके गांव में स्कूल के कमरे की डिमांड की। तो पापा ने मुझे भी बुलाया कि ये पांचों शुद्ध कांग्रेसी हैं, परंतु इनका उद्देश्य शिक्षा के लिए और सार्वजनिक हित का है। ऐसे काम अपने को करने चाहिए। और उसी समय जनजाति विभाग के मंत्री थे वो, उसी समय उनको 4 कमरे के पैसे देने का काम किया, क्योंकि राजनीतिक अलग चीज़ है, शिक्षा के क्षेत्र में सबके लिए समान व्यवहार करने का काम। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि व्यक्ति किस उद्देश्य से आया है, किस पार्टी से आया, उससे मतलब किस उद्देश्य से आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है निश्चित रूप से बड़ी बात आपने कही कि राजनीतिक विकास में राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। आखिरी सवाल, आपका क्या सपना है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार में आपके पास है और अपने इलाके को लेकर ऐसा एक कोई बड़ा काम जो आपका स्वप्न रहा हो कि राजनीति में रहते हुए इस सपने को पूरा करना है? काम तो इन 2 सालों 2.5 सालों में अगर प्रतापगढ़ विधानसभा का ही अपन देखें तो कई काम हुए हैं। आपको मैं बता दूं, सड़कों के मामले में बाईपास का निर्माण पूरा हो गया। आपके चिकित्सा विभाग की बात करें तो ट्रॉमा सेंटर के लिए पैसा आ गया और उसका भी काम चालू हो गया। विद्युत विभाग की बात करें तो सुहागपुरा में 132 kV GSS बन काम चल रहा है। साथ में ही दलोट में जो 132 kV GSS था वो 220 में कन्वर्ट होकर उसका भी काम चल रहा है। हर क्षेत्र में अभी जनजाति विभाग के माध्यम से कई हॉस्टलों के नए इनोग्रेट करने का काम, ऐसे कई ऐसे काम हैं। और अपने सबसे बड़ी आपको मैं जानकारी दे दूं, 554 गांव की पेयजल योजना, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ काम चालू होने का काम राजस्थान सरकार के माध्यम से ये हुआ। बहुत बड़ी उपलब्धि। हमारा प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है वो ऊंचाई की दृष्टि से माउंट आबू के बाद आता है और यहाँ पर बरसात बहुत अच्छी होती है, परंतु मई जून आते आते भयंकर पेयजल की संकट होता है। परंतु इसका स्थायी समाधान करने का काम सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और टेंडर होके काम चालू हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी राजस्थान सरकार की उपलब्धि है और इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो जाएगा। और आने वाले समय में भी और भी कई काम हैं इसके, क्योंकि माननीय हमारे सांसद हैं CPG जोशी, उनके माध्यम से भी इस प्रतापगढ़ से आपके रेल लाइन के लिए सर्वे का पैसा आ गया है। और यह प्रतापगढ़ मंदसौर से प्रतापगढ़ से घाटोल होकर बांसवाड़ा जुड़ेगी, ताकि जो ये डूंगरपुर से रतलाम जो लाइन जा रही है और इधर आपकी मंदसौर की लाइन है, इसको मिलाने का काम होते ही इससे आने वाले समय में ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से उभर जाएगा, ताकि विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। निश्चित रूप से रेल को प्रतापगढ़ से जोड़ने की लंबे समय मांग रही है और अच्छी बात है आप उस इलाके को रेल से जोड़ने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। एक सवाल और है, क्योंकि पिछले 5 साल की चर्चा की जाए तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का जो इलाका है, नशा एक बड़ी समस्या हो गई है और अपराध एक बड़ी समस्या हो गई थी। अब किस तरह का कंट्रोल उस इलाके पर किया जा रहा है, क्योंकि नशे तस्करों पर के बड़े माफिया और बड़ा पावर सेंटर वहाँ बन गया था पिछले कुछ वर्षों में। अब उस पर रोकथाम के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन जो प्रभावी कदम है, क्योंकि अब MD और लगते हुए बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ से बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। इस पूरे क्षेत्र में इस तरफ वाला अपने प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला MD का जो इशू है, उसके लिए स्पष्ट राजस्थान सरकार के भी साथ में मैंने भी पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं और सरकार के माध्यम से भी निर्देश आ गए कि इनके ऊपर
मजबूती से कार्रवाई करे, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ चंद पैसों के लिए इस पूरे क्षेत्र की नस्ल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा और पुलिस विभाग के माध्यम से सख्ती से कार्रवाई, क्योंकि आपने सुना ही होगा हर जगह रेड डालने का काम, हर जगह इनको पकड़ने का काम पूरी मजबूती से सरकार के नेतृत्व में चल रहा है। और भविष्य में, क्योंकि ये बन गया था ऐसा मामला, परंतु आने वाले समय में इस पूरे तंत्र को खत्म करने का काम सरकार के माध्यम से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से किया जा रहा है। तो आप थे हमारे साथ, हेमंत मीना जी राजस्व मंत्री थे, लंबी चर्चा हमारे इनके साथ हुई। एक विचार होता है व्यक्ति का और व्यक्तित्व होता है, साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत और उसके बाद बड़ा राजनीतिक जीवन इन्होंने जिया है। पिता के रूप में नंदलाल मीना जी का सामने देने मिला और जिस तरह की परवरिश की इन्होंने बात की कि आने वाले समय में भी आदिवासी क्षेत्र की जितनी सेवा इनके द्वारा होगी वो करेंगे। और साथ ही उस इलाके के विकास को लेकर इनका जो विजन है वो बड़ा ही स्पष्ट है कि उस आदिवासी इलाके को भी राजस्थान की मुख्य धारा में लाना है और तमाम विकास के काम उन इलाकों में करवाने। साथ ही साथ राजस्व विभाग में तमाम जो पिछले समय भ्रष्टाचार रहे थे उनको पर लगाम लगाने के लिए भजनलाल सरकार लगातार डिजिटल इंडिया की जो फॉर्म है उस पर काम कर रहे हैं और तमाम कामों को डिजिटल कर जो खातेदार हैं, किसान हैं, राजस्थान की जनता है, उसको सुलभ सुविधा उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।